नमस्कार आप सभी को। रात्रि 11 बजे के करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी उपस्थित हो जाएं, उसके बाद से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज के जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा जो नोट्स हैं वो तैयार करते हुए चलिएगा। और इस संडे को आपका जो नोट्स है, प्रॉपर जो आपने नोट्स तैयार किया है उसको चेक भी किया जाएगा। तो याद रखिएगा नोट्स सबको बनाने हैं। और संडे के दिन जो भी छात्र हमारे साथ रेगुलर हैं, सभी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर हैं हमारे साथ, जो आप में से जो भी गंभीर हैं, परीक्षा की प्रवृत्ति को देखकर, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने करियर को लेकर जो चिंतित हैं, आपसे आग्रह है कि आप नोट्स अवश्य बनाइएगा। और रविवार के दिन एक दिन रखेंगे जिस दिन आपकी समस्याओं पर हम बात करेंगे, और उसी दिन जो आपका नोट्स होगा वो भी चेक होगा, जिसको आप पीडीएफ के माध्यम से हमें ऐप में शेयर करेंगे या हम टेलीग्राम लिंक देंगे, उस पर आप हमें शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं, जिससे हम प्रश्नों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जो कुल प्रश्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, प्रश्नों की जो संख्या है वो है 15 प्रश्न। 15 प्रश्न हम देखेंगे, लेकिन इन 15 प्रश्नों के माध्यम से, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे फैक्ट हम कवर करते हैं, तो बहुत सारे फैक्ट को हम कवर करेंगे। और आपको बता दिया गया है कि समय आपका फिक्स है 11 बजे रात्रि, तो इस समय आप उपस्थित हो जाएगा ना, जिससे जल्द से जल्द अपनी कक्षा को हम प्रारंभ कर सकें और समय का भी लॉस ना हो, क्योंकि समय बहुत कीमती है और इसकी वैल्यू को हमें समझना है। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं और ध्यान से समझने का, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हमें करंट अफेयर्स को लेकर चलना है। थंबनेल से आपको स्पष्ट हो गया, करंट अफेयर्स को आत्मनिर्भर बनाने वाली एक कक्षा है, तो इसमें हमें चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न की बात करेंगे और उनके डिस्कशन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ पे पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, और ये प्रश्न नहीं है, ये कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब है, जिसका जवाब आप में से काफ़ी छात्रों ने शेयर किया था। किसने किसने शेयर किया था बेहतर जवाब, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप में से अभी तक तो बहुत ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते, लेकिन हाँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों से और शेयर करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने कल अपने उत्तर शेयर किए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि देख देख के जो है आप में से ज़्यादातर लोग जुड़ेंगे, और हम चाहते भी हैं कि आप भी जो है ये जुड़ाव महसूस करें। अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, अविनाश श्रीवास्तव जी ने पूरा अच्छे से जवाब दिया है। कोरिया प्रायद्वीप के बारे में जो प्रश्न था बहुत अच्छे से आपने बताया है। इसके साथ साथ कंचन माला जी हैं, आपका भी जवाब अच्छा रहा है, बहुत अच्छा डिटेल आपने दिया है, जितनी जानकारी हो सकती थी मैक्सिमम जानकारी आपने दिया है। और इस अभ्यास प्रश्न के बारे में भी आपने बताया है। और इसके बाद अजीत कुमार का नाम आता है। अजीत कुमार जी ने बहुत अच्छी तरीके से पूर्वी बिंदु के बारे में बताया और साउथ कोरिया के बारे में बताया। फिर विष्णुदेव कुमार जी हैं, विष्णुदेव कुमार जी, आपका भी जवाब बहुत अच्छा है, मैक्सिमम जानकारी आपने शेयर किया है। तो इसी प्रकार से आपको करना होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व रहते हो, जब किसी भी कक्षा से आप इन्वॉल्व रहते हो, तो चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं। क्योंकि सिर्फ आप इतना है कि आप इस क्लास को देख लेते हो और नोट्स बना के निकल जाते हो, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके जीवन में करंट अफेयर्स के संदर्भ में। लेकिन जब आप स्वयं इन्वॉल्व होते हो, स्वयं थोड़ा सा R&D करते हो, तो चीज़ें और बेहतर होती हैं। ठीक है, और कल का प्रश्न था, जिनको इसका जवाब ना पता हो, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला एकमात्र शहर कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शहर है बेंगलुरु, याद रखिएगा। ठीक है, एकमात्र शहर कौन सा है? बेंगलुरु एकमात्र शहर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, आज कल
5 से 6 लोगों ने जवाब दिया है बेहतर तरीके से, और उम्मीद करता हूं आज ये संख्या 10 तक जाएगी। और यदि 10 तक जाती है तो निश्चित रूप से कल का जो करंट अफेयर्स होगा वो और विधिवत होगा और बेहतर तरीके से चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। आप देख लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखना है, इसके बाद इसका जवाब देना। सबसे पहले प्रश्न कोई भी आए उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। चले, प्रश्न कोई भी आए कम से कम 2 बार पढ़ना है तब जवाब देना। प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में भारत को किस देश ने अपनी कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। बोला जा रहा है भारत और किस देश ने, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको इग्नोर करना है, कोई बात नहीं, हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत और किस देश ने एक दूसरे को जो है अपने देश में बंद कैदियों के बारे में, अपने देश में बंद मछुआरों के बारे में जो जानकारी है वो शेयर की है। तो कौन से ये 2 देश हैं, भारत और कौन सा देश है जिसने ये शेयर किया है, ठीक है। तो भारत और किस देश ने ये जानकारी शेयर की है, किसकी, कैदियों और मछुआरों से संदर्भित जानकारी किसने शेयर की है, आपको बताना है। चले, फास्ट जवाब दीजिएगा, सबको जवाब देना है। और कमेंट बॉक्स में जब ये चर्चा समाप्त हो जाती है आपको यह भी बताना ज़रूरी होता है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यह बताना बहुत ही अनिवार्य है, सबके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बोला जा रहा है भारत और किस देश ने कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है एक दूसरे की जेलों में बंद। पहला विकल्प कह रहा है श्रीलंका, दूसरा कह रहा है पाकिस्तान, तीसरा कह रहा है बांग्लादेश और चौथा कह रहा है नेपाल। अब ऐसा छात्र जो थोड़ा सा देश दुनिया से परिचित होगा, भले ही उसको ये जवाब ना पता हो, उसको यहाँ पे पता चल गया कि बात क्या हो रही, कैदियों और एक शब्द आया है मछुआरों, इससे तुरंत उसका एक विकल्प बाहर हो जाएगा, वो है नेपाल, क्योंकि नेपाल के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है, मछुआरों की कोई भी विवाद नहीं होता है। मछुआरों से संदर्भित यदि कोई विवाद होता है भारत का तो 2 देशों से होता है, एक है पाकिस्तान और एक है श्रीलंका। और श्रीलंका से भी ऐसा नहीं है कि श्रीलंका की फौज जो है वो कभी भी भारतीय मछुआरों को ले जाकर कैद कर लेती हो या बंद कर लेती हो, तो श्रीलंका भी आपका हो गया बाहर, मतलब इसका सही जवाब है पाकिस्तान, ठीक है। ये घटनाएं पाकिस्तान के संदर्भ में अक्सर होती हैं। पाकिस्तान के जो बॉर्डर वाले फोर्सेज हैं, जो इनके आप कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो लेके जाते हैं मछुआरों के। भारत के संदर्भ में भी जब भारत में मछुआरे आ जाते हैं तो भारतीय फौज भी, जो हमारी तट रक्षक बल है, वो उनको कैद करती है। तो यहाँ पे जो जानकारी शेयर की है वो पाकिस्तान ने शेयर की है। अब पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपको पता होगा पाकिस्तान को अभी नया प्रधानमंत्री मिला है और शहबाज शरीफ यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम याद रखना है, शहबाज शरीफ, ये नए प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ, क्योंकि भारत से ही अलग हुआ है तो निश्चित रूप से भारत के साथ सीमा साझा करता होगा। पाकिस्तान की जो सीमा भारत से लगती है वो 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, तो पहला आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद दूसरा आ जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद फिर आपका आ जाएगा पंजाब, पंजाब के बाद फिर आपका आ जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद आपका आ जाएगा गुजरात। तो ये राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे कल हमने देखा था बांग्लादेश के बारे में, तो हमने देखा था कि बांग्लादेश सीमा की रखवाली करता है बीएसएफ, उसी प्रकार से पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी भी रखवाली, पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लगती है उसकी भी रखवाली करता है बीएसएफ। और कल हमने आपको बीएसएफ के डीजी के बारे में बताया था, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा कि बीएसएफ के डीजी कौन है। इसके साथ साथ आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन हुआ ये 17 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन हुआ। और जब सीमांकन हुआ जो रेखा खींची गई उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ, ठीक है, क्योंकि रेड क्लिफ महोदय थे जिन्होंने इसका सीमांकन कराया था, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया रेड क्लिफ रेखा, यह भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की जब बात करते हैं, पाक शब्द जब ये आता है तो आपको क्या याद आता है कि एक जलसंधि भी है जिसको बोलते हैं पाक जलद मरुमध्य या पाक जलसंधि भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, क्या किसी को पता है?
पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि भारत का यदि आपने मैप देखा होगा तो सबसे लास्ट में जब श्रीलंका और भारत जो अलग होते हैं, उनको अलग करने वाली जो जल संधि है उसको बोलते हैं पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से आपके लिए है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारत का पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है? पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला भारत का राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। कुछ मैं हिंट दे देता हूं, शायद आप इससे कैच कर लें। यदि करेंगे तो बड़ी खुशी की बात होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति के रंग प्रेसिडेंट कलर, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर जो है इसी राज्य की पुलिस को सौंपा गया था। हर वर्ष ये दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर। किसको दिया जाता है? पुलिस को दिया जाता है। तो किस राज्य की पुलिस को दिया गया ये? हिमाचल प्रदेश। मतलब इसका सही जवाब क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया था। इसके साथ साथ आपको पता होगा 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 में जो है हिमाचल प्रदेश में संपन्न होगी। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो है वो मंडी में बन रहा है। मंडी एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में। और जब बात हो रही है जैव विविधता की, तो आपको बता दें यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क हैं और ये नेशनल पार्क आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। ग्रेट हिमालयन के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है वो है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली के बाद खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क। फिर इंदर किला नेशनल पार्क और लास्ट में एक और याद रखिएगा, सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो सिंबल बारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश से संदर्भित, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनमें से कौन है जिन्हें शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें से कौन है जिन्हें शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिशेल पूनावाला, ये गुप्ता नहीं है, ये गलत है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। मिशेल पूनावाला, संदीप कुमार, अशोक सूता और परमेश्वर नायर, इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। आपको बता दें इनमें से एक नाम है अशोक सूता। अशोक सूता को एक पुरस्कार दिया गया था CII जो संस्था है हमारी, उसके द्वारा दिया गया था गुणवत्ता रत्न पुरस्कार। तो याद रखिएगा, अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है मिशेल पूनावाला। ए विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CII की, तो आपको यह भी पता होगा CII के प्रमुख कौन हैं। इनका नाम है संजीव बजाज, ठीक है। संजीव बजाज जो हैं ये CII के प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा भारत में एक और, जब व्यापार की बात आती है, एक और संस्था का नाम आता है, उसका नाम है फिक्की। क्या नाम है? फिक्की। फिक्की के चेयरपर्सन कौन है? तो फिक्की के चेयरपर्सन भी आप नोट कर लीजिए, फिक्की के चेयरपर्सन है संजीव मेहता। फिक्की के बाद एक और कंपनी आती है, एक और संस्था आती है जिसको बोलते हैं नैसकॉम भी व्यापारिक संस्था है। नैसकॉम के बारे में पूछा जा सकता है, तो नैसकॉम के प्रमुख कौन है? नैसकॉम के प्रमुख है कृष्णन रामानुजम। कौन है? कृष्णन रामानुजम नैसकॉम के प्रमुख हैं। तो फिक्की के प्रमुख कौन है? नैसकॉम के प्रमुख कौन है? CII के प्रमुख कौन है? ये तीनों आपने देख लिया। साथ ही साथ CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार के बारे में, अशोक सूता के बारे में आपने जाना, और मिशेल पूनावाला जिनको शिरोमणि पुरस्कार मिला है उनके बारे में भी आपने जाना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन इजराइल का नया प्रधानमंत्री बना है? नेफ्ताली बेनेट थे अभी तक, नेफ्ताली बेनेट भी हट गए, अब इजराइल में एक नया प्रधानमंत्री बना है, तो वो कौन से हैं आपको बताना है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं
ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विकल्प की यदि हम बात करें तो पहला है गुस्ताव पेट्रो, दूसरा है एंथनी एल्बनीज, तीसरा है मार्कोस जूनियर और चौथा है यायर लैपिड। इनमें से कौन है जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल वही देश है जिसने पेगासस स्पाईवेयर बनाया था, सबको पता होगा पेगासस, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें देखो, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं यायर लैपिड, ठीक है, 14वें प्रधानमंत्री हैं यायर लैपिड, इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको बता दें, इसमें जो अन्य नाम दिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गुस्ताव पेट्रो, गुस्ताव पेट्रो की जब बात करते हैं, ये कोलंबिया के राजनयिक हैं। कहाँ के हैं? कोलंबिया के। और ये कोलंबिया के क्या हैं? तो आपको बता दें, ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंथनी एल्बनीज का नाम उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा। एंथनी एल्बनीज जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, इनका नाम आपको याद रखना है। और जब बात होती है ऑस्ट्रेलिया की, तो आप जानते हो भारत और ऑस्ट्रेलिया एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है ऑस इंडेक्स। तो याद रखिएगा, ऑस इंडेक्स नामक नौसैनिक सैन्य अभ्यास जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। मालाबार में भी ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और एक और जो सैन्य अभ्यास है उसको नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है तलिस्मैन, तलिस्मैन शब्रे, तलिस्मैन शब्रे नामक एक सैन्य अभ्यास है जो वर्ष 2023 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। तो यह भी याद रखिएगा, तलिस्मान शब्रे नामक सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 से होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब एक नाम यहाँ पे और देखने को मिल रहा है, मार्कोस जूनियर। मार्कोस जूनियर कौन है? मार्कोस जूनियर भी नए आप कह सकते हो नेता हैं, ये फिलीपींस से संबंधित हैं और अभी नए चुन कर आए हैं। तो ये कहाँ से संदर्भित है मार्कोस जूनियर? ये संदर्भित हैं फिलीपींस से, ठीक है, फिलीपींस आप जानते हैं एक देश है, फिलीपींस से ये संबंधित हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला के संदर्भ में आपको पता होगा बहुत सारे वैश्विक संस्थाओं का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको मनीला में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एडीबी का जो मुख्यालय है वो भी मनीला में देखने को मिलेगा। तो मनीला के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शहर में वॉश इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? विशेष रूप से यदि मैं बात करूं वॉश इंडिया की, तो एक प्रकार से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, ठीक है, एआई का एक स्टार्टअप आप कह सकते हैं है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और इसका नाम है स्पार्क्स NXT, ठीक है, इसका नाम भी है, यह भी नाम से भी पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्पार्क NXT नाम से है। इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो कहाँ पे उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु है कर्नाटक में। और जब कर्नाटक की बात आती है, आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि कर्नाटक राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है काशी दर्शन योजना। और काशी दर्शन योजना के अंतर्गत प्रथम 30,000 लोगों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता काशी दर्शन के लिए जो है दी जाएगी। बेंगलुरु की बात हो रही है तो आपको पता होगा बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और जब मैं इस तरह से संस्थाओं का बात करता हूं, जैसे मैंने बोला इसरो, तो आप में से सबको तुरंत ही कुछ सेकेंडों में इसरो को रिवाइज कर लेना चाहिए कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, विक्रम अम्बला साराभाई ने किया था, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, इसके प्रमुख कौन है वो, साथ ही साथ इसके दोनों रॉकेट के बारे में कि GSLV PSLV इसके रॉकेट हैं। और भी यदि आपको कुछ याद है तो उसको भी आप रिवाइज कर लिया करें, क्विक से कुछ सेकेंडों में इसको आप स्वयं से रिवाइज कर लिया करें, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार आपको ये सलाह दूँ। चलें, प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया?
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया, आपको बताना है। यह वही राज्य है जिसने अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने समझौता किया है इस राज्य से। साथ ही साथ यह राज्य सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, पूरे भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये। और अभी हाल ही में इस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है। तो इस राज्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, बार बार बताया हूँ। और लखनऊ की जो अवस्थिति है वो गोमती नदी के तट पर है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बेसिक जानकारी है जो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको होनी चाहिए। बाकी 3 अन्य फैक्ट मैंने बताया कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश से समझौता किया है। साथ ही साथ जो 12वीं राष्ट्रीय जूनियर हॉकी पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई उसमें उत्तर प्रदेश ने खिताब जीता था। ठीक है, चलिए 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में खेले जाएंगे, आपको बता दें। आपको भी आश्चर्य होगा कि जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, नेशनल गेम जो हैं वो 6 सालों से हुए ही नहीं हैं। 2016 के बाद से राष्ट्रीय खेल भारत में हुए ही नहीं हैं। बीच में कोविड के कारण और फिर अन्य कारणों से राष्ट्रीय खेल हुए ही नहीं हैं। और जब राष्ट्रीय खेल नहीं होते हैं तो सोचिए आप कि ऐसे लोग, ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय गेम की तैयारी करते हैं, उनका मनोबल क्या होता होगा। 6-6 साल तक राष्ट्रीय गेम ही नहीं होते हैं भारत में। तो इसको भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब इसकी घोषणा हुई थी स्टार्टिंग में 2015 में, तो बताया गया था ये खेला जाएगा गोवा में। ठीक है, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 36वें राष्ट्रीय गेम जो हैं ये गुजरात में होंगे। तो 6 सालों के बाद हो रहा है और इस बार गुजरात में होगा। 37वां कहाँ पे होगा, 37वां बताया गया है उत्तराखंड में होगा। 38वां कहाँ पे होगा, 38वां बताया गया है आंध्र प्रदेश में होगा। 39वां कहाँ पे होगा, तो बताया गया है मेघालय में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, 37वां, 48वां, 39वां कहाँ पे होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। पहली बार कब हुआ था यदि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय खेल, तो पहली बार राष्ट्रीय खेल 1924 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में चालू किया है। एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ चालू किया है, आपको बताना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से कहाँ चालू किया है आपको बताना है। चलें, देखो ये चालू हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है रामागुंडम। ठीक है, रामागुंडम नामक स्थान पर ये चालू किया गया है। 100 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 100 मेगावाट क्षमता का रामागुंडम में तेलंगाना में यह स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा, जो कि हमारी एक महारत्न कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। चलिए इसका जवाब सबको देना है क्योंकि अक्सर आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे और पढ़ते होंगे तो आंखों के सामने ये जरूर आया होगा। हाल ही में डायमंड लीग प्रतियोगिता 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, आपको बताना है। चलें बताएं, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट मैं बताऊंगा, तो उन फैक्ट को भी आपको ध्यान देना है, फैक्ट पर भी आपको ध्यान रखना है। बताएं, हाल ही में डायमंड लीग प्रतियोगिता 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि सबसे पहली बात कि ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई, डायमंड लीग प्रतियोगिता। तो डायमंड लीग प्रतियोगिता हुई स्वीडन में। ठीक है, सिर्फ इतना भी याद रखिए कि डायमंड लीग प्रतियोगिता हुई स्वीडन में। अब आ जाते हैं इस प्रश्न पे कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर जीता है रजत पदक। ठीक है, कितना मीटर भाला फेंका यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 89.94 मीटर इन्होंने भाला फेंका। स्वर्ण पदक किसने जीता, तो जो भी वर्ल्ड चैंपियन है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इनका नाम है एंडरसन पीटर्स।
एंडरसन पीटर्स जो कि वर्ल्ड चैंपियन हैं और इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता है। इनका भी नाम आपको याद रखना है। भाला फेंक में एंडरसन पीटर्स जो हैं ये स्वर्ण पदक विजेता हैं और ये वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, बात हो गई यहाँ पे स्वीडन की, तो आपको बता दें अभी हाल ही में नाटो की बैठक हुई थी, ठीक है। और आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन विवाद के बाद नाटो ने स्वीडन ने क्या बोला था कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे। तो नाटो ने स्वयं स्वीडन और फिनलैंड को आमंत्रित किया है। नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड को आमंत्रित किया है। स्वीडन और फिनलैंड जब चाहे नाटो की सदस्यता ले सकते हैं। नाटो क्या है? एक तरह का सैन्य गठबंधन है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में इसके 30 देश सदस्य हैं और जो 30वां देश बना था, मतलब जो अंतिम सदस्य देश था, यदि हम उसकी बात करें तो नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो इसका 30वां सदस्य देश है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, जैसे मैंने बोला ब्रुसेल्स और इसका हेडक्वार्टर है और नाटो की बात हमने किया। आप जानते हैं नाटो का जो एक प्रकार से नेतृत्व है ना, वो यूएसए के हाथों में है, ठीक है। यूएसए के हाथों में है। अब अगर यूएसए के हाथों में है तो यूएसए के बारे में मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ। केतनजी ब्राउन जैक्सन, इनका नाम याद कर लीजिएगा, केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये कौन है? ये एक अश्वेत महिला हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की जज ये बनी है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू था, आपने देखा होगा बीच में। तो हम पहुंचे थे केतनजी ब्राउन जैक्सन पे। केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। और आपको बता दें कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि आयु की एक अधिकतम सीमा होती है और उसके बाद रिटायर होना पड़ता है। जो भी न्यायाधीश होते होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो आप कह सकते हो जीवन पर्यंत उस पद पर रहते हैं जब तक वो चाहें। जब तक अपनी इच्छा से वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तब तक के लिए वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो कहने का मतलब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कह सकते हो आप कि बहुत ही पावरफुल होता है। हालांकि हमारे यहाँ भी जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं पूरी स्वायत्तता है और वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब केतनजी ब्राउन जैक्सन के बाद यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा कुछ चीज़ें और आपको पता होगा। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका के साथ अभी रिम पैक एक्सरसाइज जो है हो रही है, जिसमें 26 देश भाग ले रहे हैं और इसमें भारत से INS सतपुरा गया है। ये मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, INS सतपुरा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए रिम पैक एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है, तो रिम पैक एक्सरसाइज हो रहा है हवाई में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है I2U2। I2U2 क्या है? I2 पहला है इंडिया और दूसरा है इजराइल और U2 में पहला है UAE, दूसरा है USA। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब UAE और USA। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है 5G वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस फिल्म सम्मेलन का आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको अपना जवाब चुनना है। हैदराबाद, मुंबई, गोवा, पोर्ट ब्लेयर, इनमें से कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है ये आपको बताना है। चलें, इनमें से कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, इन चारों में से आपको बताना है। हैदराबाद, मुंबई, गोवा, पोर्ट ब्लेयर। देखो इसका आयोजन जो है वो किया गया था मुंबई में, तो बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 में यदि आप ध्यान से देखेंगे, बोला जा रहा है हाल ही में किस देश में बेरोआ प्लेग के मामले सामने आए हैं? बेरोआ प्लेग के मामले कहाँ पे सामने आए हैं? आपको बता दें यह बेरोआ जो प्लेग है ये बहुत ही आप कह सकते हो कि
घातक स्थिति में पहुंचने वाला है। ठीक है, बहुत ही बड़े पैमाने पर ये फैल रहा है इस संबंधित देश में। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है, मिस्र में है, इथियोपिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है या सूडान में है। तो बेरोआ प्लेग जो है ये फैलने की संभावना किस देश में बढ़ रही है ये आपको बताना है। आपको बता दें कि विशेष रूप से बरोआ माइट होते हैं, और बरोआ माइट जो होते हैं इनका जो परजीवी होता है वो मधुमक्खियों को आप कह सकते हो कि चट कर जाते हैं, मधुमक्खियों को वो खाते हैं, और मधुमक्खियों में इससे क्या होता है कि वायरस का प्रसार होता है। तो इसका जो प्रसार होता है ह्यूमन बीइंग में यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं मधुमक्खियों से होता है, और इसी के चलते, इसी प्लेग के चलते इस संदर्भित देश में जो मधुमक्खियां हैं उनको बड़े पैमाने पर मारने का फैसला लिया गया है, क्योंकि इसका बेरोआ प्लेग का जो परजीवी होता है, इसका जो परजीवी होता है मधुमक्खियों को खाता है, मधुमक्खियों को चट कर जाता है। तो इससे क्या है कि मधुमक्खियों में फैलता है संक्रमण, और मधुमक्खियों से फिर इंसानों में फैलता है, जिसके कारण मधुमक्खियों को मारने का फैसला लिया है संदर्भित देश ने, और ये देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा बेरोआ प्लेग के जो मामले हैं ये ऑस्ट्रेलिया में सामने आए हैं। और यहाँ पे मधुमक्खियों की हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे मधुमक्खी पालन जो होता है उसको बोला जाता है एपीकल्चर। सबको पता होगा एपीकल्चर क्या है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है वायरस की, तो आपको बता दें एक चीज़ और याद रखिएगा, कीट पालन भी होता है, विशेष रूप से रेशम कीट पालन, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर और एपीकल्चर भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ऑस्ट्रेलिया से संदर्भित ये मामला है। अगला प्रश्न संख्या 12, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण चर्चा में रहे चेन कुरिंजी का संदर्भ किससे है। एक शब्द है चेन कुरिंजी, बोला जा रहा है कि ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर संकट है, तो ये क्या है, वृक्ष की एक प्रजाति है, सरीसृप है, या कोई पंछी है, या जानवर है, क्या है आपको बताना है। आपको बता दें विशेष रूप से ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाया जाता है। ठीक है, और अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, जिसका नाम है सेंदुरने पहला। तब तक आप सोचते रहें कि इसका जवाब क्या होगा, चेन कुरिंजी क्या है। ठीक है, दूसरा है पेमपारा, तीसरा है नेयर। पेमपारा, तीसरा है नेयर। चलो बताएं चेन कुरिंजी क्या है। देखो चेन कुरिंजी जो है एक वृक्ष की प्रजाति है, और यह वृक्ष की जो प्रजाति है ये औषधीय कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न रक्तचाप और गठिया जैसे रोगों में इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इनको बचाने के लिए एक मुहिम भी संबंधित राज्य में चलाई जा रही है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चेन कुरिंजी का नाम याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का वृक्ष है जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रीजन में पाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, पहला आता है सेंदुरने, दूसरा आता है पेपपारा, तीसरा आता है नेयर। ये 3 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक टाइगर रिजर्व भी आता है, टाइगर रिजर्व भी आता है। और आपको बता दें ये जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम है कलाकड मुंडनथुराई। ठीक है, टाइगर रिजर्व कलाकड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व जो है वो भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। आपका पहला होमवर्क है आज का कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं सेंदुरने, पेपपारा और नेयर, ये किस राज्य से संदर्भित हैं ये आप बताओगे। दूसरा कलाकड मुंडनथुराई जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में पड़ता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे। तो आपका पहला होमवर्क है इन 3 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और एक टाइगर रिजर्व के बारे में डिटेल जानकारी आपको देनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाल ही में किस देश में नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद छात्रों को त्वचा संक्रमण हो गया। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है एक विशेष प्रकार की मक्खियाँ हैं जिनको बोला जाता है क्या, नैरोबी मक्खियाँ।
तो नैरोबी मक्खियों के मामले कहाँ पर सामने आए हैं जिसके कारण त्वचा संक्रमण से जुड़े हुए मामले देखने को मिल रहे हैं? वो देश कौन सा है जहाँ पर ये मामले सामने आए हैं? आपको बता दें कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, जापान में देखने को मिलता है, पराग्वे में ये मामले आते रहे हैं, ठीक है, और भारत में भी ये मामले आते रहे हैं। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में ये मामला कहाँ से उभर कर सामने आया है, ठीक है। आपको बता दें ये जो विशेष प्रकार की नैरोबी मक्खियां हैं ये काटती तो नहीं हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का त्वचा पर एक विशेष प्रकार का अम्लीय पदार्थ छोड़ती हैं और वो जो अम्लीय पदार्थ होता है उससे त्वचा पर जलन होती है और इस अम्लीय पदार्थ को नाम भी दिया जाता है, इसका नाम है पेड्रिन। इस अम्लीय पदार्थ को बोलते हैं पेड्रिन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दें ये मामले सामने आए हैं भारत में, और भारत में भी पूर्वी सिक्किम में ये मामले सामने आए हैं, ठीक है। इसका सही जवाब है भारत। भारत में कहाँ पे? पूर्वी सिक्किम में ये मामले सामने आए हैं जहाँ कुछ छात्रों में ये त्वचा का संक्रमण देखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने स्वायत्त नेविगेशन हेतु तिहान को लॉन्च किया है? स्वायत्त नेविगेशन हेतु तिहान को किस देश ने लॉन्च किया है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, स्वायत्त नेविगेशन हेतु किस देश ने तिहान को लॉन्च किया है? फास्ट जवाब दीजिएगा। किस देश ने तिहान को लॉन्च किया है? भारत, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया? इसका सही उत्तर है भारत। किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। चलिए आज का प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है? नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है, देखो बहुत सारा एरर है, स्पेस ये नहीं समझ पा रहे होंगे आप, तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुन लीजिए। नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? 4 विकल्प हैं, अमेरिका, यूएई, मंगोलिया, रूस। इन 4 विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? इन चारों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। और आप सभी जो होमवर्क दिए गए हैं और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप अनिवार्य रूप से शेयर करेंगे। और आज की ये जो चर्चा है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।